नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश राव, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। आज आपके समक्ष से मनोविज्ञान की जो संपूर्ण सिलेबस है, चाहे वो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड या व्याख्याता भर्ती परीक्षा कोई सी भी एग्ज़ाम हो, संपूर्ण सिलेबस को टच करते हुए और 20 प्रश्नों का ये टेस्ट है। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर प्रथम टेस्ट है वो पहले अपलोड किया जा चुका है, निश्चित तौर पर आप लोगों ने उसको देखा होगा। और ये है हर एक एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर अपनी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है, उसको आंक लेने के लिए, उसके एवेल्युएशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित ये टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आज ये दूसरा टेस्ट रहेगा। तो यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला है। इसलिए अंत तक जो 20 प्रश्न हैं उन 20 प्रश्नों को आप देखें और देखकर ये जांचें, ये परखें कि आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल कर पाते हैं। और कमेंट बॉक्स के अंदर निश्चित तौर पर लिखें आप कि आपके क्वेश्चन हैं वो कितने सही हुए इसमें से। और जो अपने साथी हैं उनको ये शेयर भी करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शानदार और जानदार ये टेस्ट सीरीज़, जिसके अंदर ये 2nd टेस्ट रहेगा और आपकी उम्मीदों से कहीं बेहतर मिलेगा ये टेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज की इस टेस्ट सीरीज़ का, आज के टेस्ट का यह पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, देखिएगा। जब आपके सामने स्लाइड आती है, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आप अपना ऑप्शन है वो अपने दिमाग में टिक कर लिया करें, और उसके पश्चात आप देखें आंसर जब यहाँ बताया जाता है कि तो कौन सा आंसर और आपका सही रहा, कौन सा आंसर आपका गलत गया। तो देखिए, जो अपना यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। देखिए, कोई भी डेफिनेशन याद करने के लिए अपने को कीवर्ड पकड़ने पड़ेंगे। मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ उन कीवर्ड्स को बार बार दोहराएंगे तो वो परिभाषाएं हैं वो हमें याद हो जाएंगी। तो पहले प्रश्न में शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। तो शिक्षण और सीखना, ये शब्द कौन यूज करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के अंदर? तो ऑप्शन इस प्रकार से हैं, वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन और पावलोव। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्स हैं जिनके अंदर ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आधारित ये टेस्ट सीरीज है। और इस टेस्ट सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तैयारी का एक बहुत ही अच्छा उसको परखने का अपने पास में माध्यम होते हैं, जिनमें कहीं कोई विरोधाभास की स्थिति, गलत मनगढ़ंत क्वेश्चन बनाने जैसी स्थिति है वो इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो शिक्षण और सीखना, ये शय से सय मिलाना है अपने को, और यहाँ पर शिक्षण सीखना स्किनर के साथ जाता है। तो देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह परिभाषा कौन देते हैं? BF स्किनर देते हैं। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर जाएगा 2nd ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आप सभी का यह क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट गया होगा। इसी प्रकार से और लगातार अंत तक बने रहिए। 20 प्रश्न हैं वो देखिए किस प्रकार से आपके 20 में से और कितने प्रश्न हैं वो सही होते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर निश्चित तौर पर कमेंट करके बताएंगे। 2nd प्रश्न इस प्रकार से है आपके सामने, जो भी अलग अलग परीक्षाओं के अंदर 1st ग्रेड परीक्षा जुलाई 2016 के अंदर पूछा गया और अदर एग्जाम्स के अंदर भी बार बार पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान के सिद्धांत जो हैं इनसे संबंधित प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 1st ग्रेड व्याख्याता भर्ती सोशियोलॉजी 2016 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न। तो जॉन डीवी, विलियम जेम्स, इबिंगहॉस और विलियम वोंट, तो इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने पुस्तक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी? तो मैं फटाफट आंसर बताता हूं। आपने अपना आंसर है वो निश्चित तौर पर चूज कर लिया होगा। आपका यहाँ राइट आंसर जाना चाहिए विलियम जेम्स। विलियम जेम्स के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई प्रिंसिपल्स ऑफ ए साइकोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अपन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट इन क्वेश्चंस को पूरा करते हैं ताकि आपका टाइम भी बचे और आपकी तैयारी का आंकलन भी आप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण और त्रुटि विधि।
ठीक है, त्रुटि सुधार विधि कह सकते हैं अपन। आदि के उदाहरण सीखने के तरीके किस में शामिल होते हैं, यानी कि अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण, त्रुटि विधि आदि सब एग्जाम्पल सीखने के कौन से तरीके के अंदर, सीखने के किस भाग के अंदर ये शामिल होते हैं। तो देखिए, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, व्यक्तित्व विकास या भावनात्मक, या अपन कह सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेगात्मक विकास। तो देखिए, मुख्य रूप से किसी को देख करके उसका अनुकरण करना, अनुकूलन करना, परीक्षण करना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो देख करके, अनुकरण करके, ये सब चीज़ें जब किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति के साथ में अपना भावनात्मक जुड़ाव होता है तब होती हैं। तो मुख्य रूप से अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण, त्रुटि विधि आदि सभी तरीके हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, भावनात्मक या संवेगात्मक विकास के अंदर आते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये तीसरा क्वेश्चन आपका राइट गया होगा, चौथा ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग, यहाँ संवेग दिए गए हैं अलग अलग, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, युयुत्सा यानी कि युद्ध की इच्छा जो है इस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, तो अलग अलग तरह की जो मूल प्रवृत्तियां और मूल संवेग बताए गए हैं उनके अंदर एक मूल प्रवृत्ति युयुत्सा, युद्ध की इच्छा, यह प्रवृत्ति कौन से मूल संवेग से संबंधित है। तो निश्चित तौर पर युद्ध से इच्छा रखने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सा संवेग है वो ज़्यादा होता है, तो क्रोध होता है, तब वो युद्ध की प्रवृत्ति के अंतर्गत जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह ऑप्शन आपका सही गया होगा 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम 2013 के अंदर। और उसके बाद भी भय, क्रोध, ये जो मूल संवेग मुख्य रूप से, और बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना, ये एक मुख्य विधा होती है व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट संवेग क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना, और क्रोध जिसके अंदर हावी होता है, क्रोध नामक संवेग जिसके अंदर ज़्यादा डेवलप होता है, उसमें कौन सी मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। तो युयुत्सा क्रोध नामक संवेग से क्या होता है, संबंधित होता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इस प्रकार से है आपके सामने, वंशानुक्रम, जेनेटिकल जो फीचर्स हैं, गुण हैं, उनसे संबंधित प्रयोग चूहों के ऊपर किसने किया था। ठीक है, तो वंशानुक्रम यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का वंशानुगमन होता है, इस बात से संबंधित चूहों के ऊपर प्रयोग करने वाले, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कौन से थे, तो कार्ल पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल और पावलोव। तो देखिए वंशानुक्रम और आनुवंशिकी से संबंधित मुख्य रूप से जो प्रयोग किए गए थे वो चूहों के ऊपर काले और सफ़ेद चूहों के ऊपर प्रयोग किए गए थे, साथ में ही मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किए गए थे, उद्यानी मटर के ऊपर प्रयोग किए गए थे। यह प्रयोग किए गए थे ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, जो कि आनुवंशिकी के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर चूहों के ऊपर प्रयोग करने वाले, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं या फिर अपन क्या कह सकते हैं, जीव वैज्ञानिक यहाँ पर कह सकते हैं। तो आनुवंशिकी के जनक जिनको माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, अपना राइट आंसर जाएगा यहाँ पर मेंडल। बायोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है मुख्य रूप से, जो कि मनोविज्ञान के अंदर भी जैविक पक्ष के अंतर्गत पूछा जाता है। नेक्स्ट 6वां अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है यहाँ पर। तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है, यानी अधिगम का कोई निश्चित उद्देश्य होता है और निश्चित लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की ओर व्यक्ति है वो बढ़ते हुए अधिगम प्राप्त करता है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन है वो तो अधिगम की विशेषताओं हेतु सही है। अधिगम समायोजन में सहायक होता है, यदि हम कुछ सीखेंगे, अपने अनुभव प्राप्त करेंगे, अधिगम प्राप्त करेंगे, तो समायोजन स्थापित करने के अंदर हमें क्या होगी, सहायता होगी। तो यह कथन है वो भी यहाँ पर सही नज़र आता है। फिर अधिगम अस्थानांतरणीय है, अर्थात अधिगम है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है, यह विशेषता। फिर अधिगम में अनुभवों का पुनर्गठन शामिल है, यानी कि जब व्यक्ति
कुछ चीज़ सीख रहा होता है, कुछ स्टेटमेंट सीख रहा होता है, कुछ अनुभव प्राप्त कर रहा होता है, तो पूर्व के जो अनुभव होते हैं उनका पुनर्निर्माण होता है, उनका पुनर्गठन होता है। तो बिल्कुल ऐसा भी अधिगम के अंतर्गत होता है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है कि अधिगम अस्थानांतरणीय है, यह कथन अधिगम के संदर्भ में सही नहीं है। अधिगम है वो क्या होता है? स्थानांतरणीय होता है। अधिगम क्या होता है? स्थानांतरणीय होता है। अधिगम का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो सकता है? स्थानांतरण होता है। एक व्यक्ति कोई चीज़ सीखता है तो वही सीखी गई चीज़ वो दूसरे व्यक्ति को भी क्या कर सकता है? सिखा सकता है। या एक क्षेत्र का ज्ञान है वो हमें दूसरे क्षेत्र के अंदर भी उसका अपन क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो अधिगम का स्थानांतरण है वो निश्चित तौर पर ही होता है, जबकि अधिगम अस्थानांतरणीय नहीं है। तो यहाँ पर यह कथन थर्ड जो स्टेटमेंट है वो अधिगम के संदर्भ में सही नहीं है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 वही अधिगम से संबंधित फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2020 के अंदर बायोलॉजी वाले पेपर के अंदर पूछा गया था। अब देखिए अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम की विशेषता क्या है? तो देखिएगा, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, तो बिल्कुल अधिगम है। उसके कारण जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तब व्यक्ति में क्या होता है? अधिगम होता है और अधिगम प्राप्त करता है। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, दोनों एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। अधिगम जीवन पर्यंत और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो बिल्कुल व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है। पिछले ही क्वेश्चन के अंदर अपन ने ये विशेषता पढ़ी। तो अधिगम की विशेषताएं सारी की सारी इन क्वेश्चन से अपने तैयार हो रही हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है जिसमें आंसर अपन जा सकते हैं यहाँ पर कि सभी विकल्प हैं वो अधिगम की विशेषताओं से संबंधित क्या हैं? सही हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन भी है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली लगातार चलने वाली प्रोसेस भी है, और अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया भी है। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ जैसे 20% 30% अलग अलग साइकोलॉजी के 10 20 30% अलग अलग एग्जाम के हिसाब से आ रहे हैं, तो उनमें उसी अनुपात के अकॉर्डिंग 15-20% क्वेश्चन हैं। जैसे 10 में से 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, 20 में से 5-4 क्वेश्चन हो गए, वो कुछ टफ लैंग्वेज के होते हैं। बाकी क्वेश्चन हैं वो एक सामान्य स्तर के प्रश्न होते हैं। केवल उनकी अपने को लैंग्वेज पकड़नी होती है, उनकी जो प्रकृति है प्रश्नों की, उस प्रकृति को समझना होता है। उसके बाद पॉजिटिव रह करके अगर आप आंसर देते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्रश्न हैं वो हमारे सही होते हैं। ऐसा ही आप इन 20 प्रश्नों के अंदर देखेंगे, कुछ प्रश्न हैं वो सामान्य स्तर के होंगे, कुछ बिल्कुल आसान होंगे, और कुछ एक स्तरीय प्रश्न भी होंगे। तो देखिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट 8वां प्रश्न अपना। 8वां प्रश्न देखिए किस प्रकार से है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल अधिगमकर्ता यदि स्वस्थ होगा तो अधिगम की प्रक्रिया है वो तेजी से होगी, एकदम से स्वस्थ होगी। यदि स्वास्थ्य सही नहीं है तो अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होती है। नेक्स्ट, अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। यानी कि अगर अपने को कुछ अचीवमेंट हो रहा है अधिगम के दौरान, उस अचीवमेंट से जो अपन अभिप्रेरणा यानी जो मोटिवेशन मिल रहा है उससे अधिगम है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। तो यही कथन है, कथन को पढ़ते ही अपन कर लेंगे, ये अधिगम है वो उपलब्धि अभिप्रेरणा से प्रभावित होता है, उसकी भूमिका होती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा जब अच्छी होगी तो अधिगम भी और ज़्यादा शीघ्रता से होगा और अच्छा होगा। ठीक है, तो यही कथन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ें। विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तो बिल्कुल करती है। यदि विषय वस्तु है वो कठिन प्रकृति का है तो अधिगम है वो क्या होगा? कठिनाई से होगा। विषय वस्तु है वो रोचक है, रुचिपूर्ण है, तो फिर अधिगम की प्रक्रिया है वो क्या होगी? शीघ्रता से होगी। तो ये दोनों कथन सही हैं। जबकि सेकंड जो कथन दिया हुआ है वो अधिगम के संदर्भ में, अधिगम और उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में क्या है? गलत है, असत्य कथन है। यह भी बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड 2020 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम परिस्थिति आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं है, यानी कि वास्तविक अधिगम का रूप है। ई अधिगम, ई लर्निंग,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से और अधिगम की प्रक्रिया करना। विचारात्मक या विवेचनात्मक अधिगम, ऑनलाइन अधिगम, ऑनलाइन जिस तरह से अपन कह सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग वगैरह होती है वो हो सकती है। उस मिश्रित अधिगम जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, साधन हैं, तरीके हैं, वो काम में लिए जाते हैं। तो देखिए ये तीनों यहाँ पर देख रहे हैं, उनके अंदर कृत्रिमता है वो नज़र आती है। ई लर्निंग है या ऑनलाइन अधिगम है या मिश्रित अधिगम है, इन सभी के अंदर आभासी वातावरण है उसका स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन विचारात्मक, जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, जहाँ पर कॉन्सेप्ट के ऊपर विवेचना होती है, ठीक है, उसके जो अधिगम है उस प्रक्रिया का डायरेक्ट संवाद होता है, तो वहाँ पर ये आभासी अधिगम वातावरण नहीं हो करके ये क्या है, वास्तविक वातावरण और प्रत्यक्ष वातावरण है। ठीक है, जबकि ये आभासी नहीं है। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर, मुख्य रूप से जो अपना सेकंड ऑप्शन है वो आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं होकर के वास्तविक अधिगम वातावरण का स्वरूप है। तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड आंसर जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, ठीक है, घुमा करके पूछा जा सकता है, अलग एग्जाम्स के अंदर यूँ पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आभासी अधिगम वातावरण है। इन्हीं में से कुछ दे दिया जाता है, कोई एक ऑप्शन, और बाकी वास्तविक जो कि डायरेक्ट संवाद के ऊपर आधारित होते हैं, ऐसे 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, और कोई चौथा ऑप्शन इनमें से होकर के आपको पूछा जा सकता है कि आभासी वातावरण का स्वरूप कौन सा है। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के अंदर 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10 बालक अंतर्बोधेय परीक्षण, ठीक है, CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, में प्रयुक्त किए जाने वाले कार्ड्स की कुल संख्या है वो कितनी होती है। CAT इस टेस्ट के अंदर, ठीक है, लियोपोल्ड बेलोक के द्वारा ये टेस्ट दिया गया। CAT इसमें कार्ड्स की संख्या कुल कितनी होती है। NTT एग्ज़ाम 2019 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है, अदर एग्जाम्स के अंदर भी आ सकता है। तो 5, 10, 15 और 18। तो CAT जो टेस्ट है उस टेस्ट के अंदर कार्ड्स की संख्या होती है 10, जिसमें 10 अलग अलग विदेशी जानवर होते हैं। उन जानवरों के कार्ड्स दिखाए जाते हैं और दिखा करके और फिर एक ब्लैंक कागज़ दे करके और बालक को उन जानवरों से संबंधित अपने विचार हैं वो अभिव्यक्ति करने होते हैं। तो इस CAT टेस्ट के अंदर कार्ड्स की संख्या वो कितनी होती है, 10 होती है। तो ये भी अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग CAT है, TAT टेस्ट है, ठीक है, SCT टेस्ट है। तो इन अलग अलग टेस्ट के अंदर कितने कितने कार्ड्स होते हैं, किस किस कलर के होते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। तो ये सारे के सारे जो भी व्यक्तित्व का जो परीक्षण करने की, जांचने की, मापन की जो अलग अलग विधियां हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधियां हैं, उन सभी विधियों में से एक प्रश्न है वो निश्चित तौर पर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको निश्चित तौर पर पढ़ें। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है CAT बाल अंतर्बोध परीक्षण है। यह मापता है, क्या मापता है, ठीक है, तो किस मापन के लिए है। वैसे तो मैं आंसर बता चुका हूं पहले ही, थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। व्यक्तित्व को मापता है, बुद्धि को मापता है, परिपक्वता और सृजनात्मकता। तो मुख्य रूप से CAT, TAT, SCT इस प्रकार के जो भी टेस्ट होते हैं वो पर्सनैलिटी को मापने के लिए काम में लिए जाते हैं, व्यक्तित्व मापन के लिए काम में लिए जाने वाले यह परीक्षण होते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर सभी का आंसर है वो सही गया होगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बाल अपराध के जिम्मेदार शैक्षिक कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। शैक्षिक कारणों में यानी एजुकेशनल रीजन जो हैं उनमें शामिल कारण कौन सा नहीं है। तो अध्यापक द्वारा अनुचित दंड दिया जाता है, तो ये तो शैक्षिक कारणों से ही संबंधित है। मूल्यांकन के अंदर पक्षपात किया जाता है, तो ये भी शिक्षा से जुड़े हुए कारणों के अंतर्गत है। विद्यालय से भाग जाना, बालक अगर विद्यालय से भाग रहा है तो भागने का भी कोई शैक्षिक कारण हो सकता है, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। हालांकि इन दो के जितना ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं।
खराब संगत। तो यदि खराब संगत है तो ये संगत खराब होना यह तो क्या है, शिक्षा के कारणों के अंतर्गत नहीं आएगा, जबकि उसके वातावरणीय कारणों के अंदर, उसके सामाजिक कारणों के अंतर्गत आएगा। तो बिल्कुल यहाँ ये ऑप्शन आते ही और ये ऑप्शन है वो कन्फर्म हो जाता है कि ये शैक्षिक कारणों के अंदर ही। वैसे भी विद्यालय है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ स्थान है। तो ये सभी अध्यापक द्वारा अनुचित दंड दिया जाना, मूल्यांकन में पक्षपात होना, विद्यालय से भाग जाना, ठीक है, ये सभी चीज़ें शिक्षा जगत के कारणों से संबंधित होंगी, जबकि खराब संगत होना बाल अपराध का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ कारण नहीं है, जबकि वो उस बालक का व्यक्तिगत कारण है। अर्थात यूँ कहें कि वो समाज में उसकी जो व्यक्तिगत गतिविधियाँ हैं वो हैं, शिक्षा का इसके अंदर कोई विशेष प्रभाव नहीं है, शैक्षिक कारणों में ये शामिल नहीं है। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खराब संगत। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का केवल अपने को पॉजिटिव एक तरीके से सोचने की ज़रूरत है, फिर ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत नहीं होने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किशोर शिक्षार्थी, किशोर विद्यार्थी जो है वो अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं, किशोर विद्यार्थी हैं उनको बार बार तिरस्कृत किया जाता है, अपमान उनका किया जाता है, तो इससे क्या उत्पन्न होता है या कौन सा कैरेक्टर उत्पन्न होता है। ये भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2014 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो देखिएगा, हीनता की भावना ग्रसित उसमें विकसित होती है, मस्तिष्क विकार उत्पन्न हो सकता है, मानसिक अवरोध उत्पन्न हो सकता है, भय की भावना उसमें उत्पन्न हो सकती है। तो इनमें से क्या होता है, तो देखिए प्राथमिक तौर के ऊपर जब उसको बार बार तिरस्कार किया जाएगा तो वो क्या करेगा, जो अभिभावक, जो शिक्षक उसका तिरस्कार कर रहे हैं उनके प्रति उसमें क्या जगेगी, हीन भावना जगेगी। यहाँ पर अपने को इन ऑप्शंस में से डायरेक्ट आंसर को छांट लेना, बिल्कुल थोड़ा सा अपने को मस्तिष्क में विचार करना पड़ेगा। मस्तिष्क विकार है वो उसकी अंतिम स्टेज के अंतर्गत आता है, या मानसिक अवरोध, मानसिक विकास नहीं हो पाना, ये भी बार बार तिरस्कार किए जाने से ये उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये बाद की स्टेज होती हैं, अंतिम अवस्थाएं होती हैं। लेकिन जब बार बार उसको तंग किया जाएगा, तिरस्कार किया जाएगा, तो पहले उनके अंदर क्या विकसित होगी, हीनता की भावना विकसित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा कि यदि बार बार उसका अपमान किया जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है, तो उसमें हीनता की भावना विकसित होगी और बाद में वो उन व्यक्तियों से क्या करने लगेगा, पलायन करने लगेगा, उनसे दूर जाने लगेगा। तो ऐसी जो स्थिति है वो उसके अंदर विकसित होगी। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, हीनता की भावनाएं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना 14वां प्रश्न जो आता है क्या कहता है, 14th क्वेश्चन, अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति, क्वेश्चनरी मेथड जो है, प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये तो बिल्कुल यदि फैक्ट अपन ने पढ़ा है तो हमें याद रहने वाला होगा, जॉन डीवी, सुकरात, रूसो और अरस्तु। तो बिल्कुल प्रश्नोत्तरी विधि को ही, इस मेथड को ही सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है, सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सुकरात ने किया था। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा हुआ है तो अपना क्वेश्चन सही होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो हमें बिल्कुल अपने मेमोरी के अंदर इसको अभी जोड़ लेना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है, बड़ी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है। थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, भ्रमण विधि और कहानी विधि। तो कहानी विधि छोटे बालकों के अंदर, भ्रमण विधि ये सभी के अंदर लागू हो सकती है, खोज विधि है वो बड़ी कक्षाओं के अंदर लागू हो सकती है, लेकिन खोज वो किसके लिए करेगा, समस्या समाधान के लिए करेगा। तो खोज विधि से भी बेटर यहाँ पर विधि है वो कौन सी है, समस्या समाधान विधि है। अर्थात बड़ी कक्षाओं के बालकों को ऐसे पजल्स दिए जाएं, ऐसी समस्या दी जाएं जिनका समाधान वो स्वयं खोजें,
तो उन बालकों के अंदर क्या होगी, उनकी मानसिक जो विकास है वो बहुत ज़्यादा होगा, तीव्र गति से होगा, उनके अंदर अधिगम है वो श्रेष्ठ होगा, उनका मानसिक विकास है वो श्रेष्ठ क्वालिटी का होगा। तो बड़ी कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन के लिए श्रेष्ठतम विधि जो है वो कौन सी है, समस्या समाधान विधि है। तो अपना सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा, राइट जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उपलब्धि परीक्षण भाग है, किसका भाग है, कौन सी ब्रांच का भाग है। तो उपलब्धि परीक्षण यहाँ पर मुख्य रूप से थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। मनोविज्ञान का, समाजशास्त्र का, जीव विज्ञान का, या इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित तौर पर जब मनोविज्ञान अपन पढ़ रहे हैं और यहाँ पर मनोविज्ञान का ही यह पार्ट उपलब्धि परीक्षण है, वो किसका पार्ट रहेगा, मनोविज्ञान का ही पार्ट रहेगा। तो फर्स्ट आंसर है वो अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या कहता है, आईईपी की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूर्ण रूप है वो क्या है। आईईपी का पूर्ण रूप है इंडिविजुअल इवेल्युएशन प्लान, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोसीजर, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअल इवेल्युएशन प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बोलेंगे। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर है वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, जिसके अंदर क्या होता है, बालक को एक इस प्रकार का प्रोसीजर, इस प्रकार का एक दस्तावेज सौंपा जाता है। उस दस्तावेज के अंदर बालक के सारे अधिकार हैं वो उसके अंदर मेंशन किए हुए होते हैं कि एक बालक है उसको एजुकेशन से संबंधित क्या क्या अधिकार हैं वो दिए गए हैं। वो पूरा प्लान, पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो कहाँ होता है, आईईपी के अंदर, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, तो आईईपी का पूर्ण रूप यहाँ पर क्या होगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होगा, जो कि थर्ड ग्रेड एग्जाम लेवल 1 2023 के अंदर पूछा हुआ बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, जो पूछा जा सकता है भविष्य में इस प्रकार से भी कि एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट जो बालक के संपूर्ण अधिकारों को उसके सामने रखता है वो कौन सा है, तो आईईपी है, जिसकी फुल फॉर्म इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होती है, या फिर हिंदी में देखें तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम में होती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखें। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। क्या कहता है प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाली अनौपचारिक अधिगम के द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित है। अनौपचारिक मतलब इसके लिए कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, इंतजाम नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अधिकांश विधियां ऐसी हैं जिनके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। उपलब्धि परीक्षण के लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा। बुद्धि परीक्षण के लिए भी अपने को क्या लगानी पड़ेगी, कृत्रिमता लानी पड़ेगी, औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन किसी भी व्यक्ति की अभिवृत्ति कैसी है, उस अभिवृत्ति को परीक्षण करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए हमें औपचारिक तामझाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जबकि अनौपचारिक तरीके से अपन जीवन पर्यंत उसके व्यक्ति के बारे में कुछ सूचनाएं हैं वो प्राप्त करते रहेंगे, और प्राप्त करके अपन क्या कर लेंगे, उसकी अभिवृत्ति का पता लगा लेंगे। तो अनौपचारिक अधिगम द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने के ऊपर जो केंद्रित होने वाला परीक्षण है वो कौन सा है, अभिवृत्ति परीक्षण होता है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा, जो कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम केमिस्ट्री 2012 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं साइकोलॉजी के अंदर, केवल उनके पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो हमें लगता है वो क्वेश्चन नया है, जबकि पूर्व के एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं उन्हीं को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं अगला, सेकंड लास्ट प्रश्न आज के इस टेस्ट का, 19वां प्रश्न। देखिए क्या कहता है 19वां प्रश्न, जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखे, पॉजिटिव अपना रवैया रखे, तब वो क्या करेगा। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम मैथ्स के अंदर 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। वह अपने गणित अध्यापक को पसंद करता है, तो बिल्कुल गणित के प्रति सकारात्मक सोच रखेगा तो गणित के अध्यापक को निश्चित तौर पर वो क्या करेगा, अपने आइडियल
या अपने फेवरेट टीचर के रूप में उसको स्थापित करेगा। वह गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करेगा, यानी गणित से संबंधित जो भी चुनौतियां उसके सामने आएंगी उनको वो सोल्व करने की कोशिश करेगा। वह उन विद्यार्थियों की संगत पसंद करेगा जो गणित में क्या हैं, अच्छे हैं। तो जो गणित के प्रति सकारात्मक सोच रखेगा उसमें ये सारी की सारी पॉजिटिव विशेषताएं हैं वो पाई जाएंगी, अर्थात उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं वो क्या होगा, एक ऐसे बालक में जो गणित के प्रति पॉजिटिव अपनी एटीट्यूड रखता है उसके अंदर ये सभी विशेषताएं हैं वो पाई जाएंगी। तो अपना फोर्थ आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अगले और लास्ट प्रश्न की। देखिएगा क्या है प्रश्न, विद्युत मस्तिष्क इलेक्ट्रॉनिक माइंड मुख्य रूप से, ठीक है, के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाला, ज्ञान को, नॉलेज को अपडेट करने वाली सहायक सामग्री क्या है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2012 के अंदर पूछा हुआ, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 के अंदर पूछा हुआ, फिर से रिपीट हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन, और देखिए एक एक क्वेश्चन है वो मेरिट को निर्धारित करता है, इसलिए हमारे लिए एक प्रश्न है वो भी कहीं से अगर अपने को मिल जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उम्दा रोल अदा करने वाला होता है। VCR, CCTV, टेलीविज़न और कंप्यूटर, तो बिल्कुल विद्युत मस्तिष्क के रूप में जाना जाने वाला एक जो सहायक उपकरण है वो कौन सा होता है, कंप्यूटर होता है। तो निश्चित तौर पर आप इसका आंसर सही ही टिक कर रहे होंगे। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर मुख्य रूप से ICT वाली यूनिट है, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के इस टेस्ट के 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ 20 के अंदर आपके 17, 18, 19 प्रश्न तो निश्चित तौर पर सही हुए होंगे। कितने प्रश्न आपके सही हुए ये आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और ये टेस्ट आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आगे भी समय समय के ऊपर 2, 4, 5 दिन के गैप के ऊपर ऐसे टेस्ट हैं वो इस चैनल के ऊपर अपडेट किए जाते रहेंगे। साइकोलॉजी की क्लासेस भी अलग अलग 3 यूनिट की क्लासेस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, और आगे भी धीरे धीरे ये क्लासेस हैं वो अपलोड की जा रही हैं। और साइंस और केमिस्ट्री से संबंधित जो यूनिट्स हैं वो भी इस चैनल के ऊपर अपलोड की जाती हैं। तो जो भी कैंडिडेट शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल के ऊपर परमानेंट जुड़ सकते हैं, और विज्ञान जो के कैंडिडेट हैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हों, चाहे फिर वो थर्ड ग्रेड की गणित विज्ञान वाले स्ट्रीम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और लगातार क्लासेस इसके ऊपर अपलोड की जाती हैं, तो आप चैनल के ऊपर जुड़े रहें, चैनल के ऊपर अपना प्यार प्रेम बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करें। वीडियो के ऊपर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के अंदर। जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।